नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हाजिर हूँ शुक्रवार का दिन। यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी सीज़न 2 के अगले भाग में आप सभी के साथ अपनी नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कल, आज और कल। एक आधुनिक युवा जोड़ी की प्रेम कहानी, जिसके नायक और नायिका का नाम है नव्या और सोहन। चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी प्रेम कहानी। पापा आप? नव्या बरामदे में पिता को देखकर सहम गई थी। अभी परसों ही तो फ़ोन पर परिवार में सबसे बात हुई थी बारी बारी से। सब कुछ तो ठीक ही था, कहीं कोई नई बात तो नहीं थी। फिर अचानक से पापा कैसे आ गए? सोचा था उसने, फिर अचानक से उसे कल की घटना याद हो आई। कॉलेज के गार्डन में प्राचार्य सर ने उसे सोहन के हाथों में हाथ लिए मुस्कुराते हुए देखा था। नव्या तुरंत सोहन का हाथ छुड़ाकर क्लासरूम में आ गई थी। फिर भी प्राचार्य सर ने ऑफिस में बुलाकर उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया था। यहाँ पढ़ने आई हो कि तफरी करने? पढ़ने आई हूँ सर। फिर क्लास छोड़कर यहाँ गार्डन में कौन सी क्लास चल रही है? सॉरी सर, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कहकर नव्या सीधे क्लास में आ गई थी। प्राचार्य सर पिताजी के मित्र थे, तो नव्या ने माफ़ी भी मांग ली थी कि वे पिताजी को इस घटना की सूचना ना दें। क्या पापा मेरे विवाह को लेकर मम्मी की चिंता पुनः बताने आए हैं? या प्राचार्य सर से माफ़ी मांग लेने के बावजूद सर ने पापा को फ़ोन कर ही दिया? वह पिताजी से सीधे मुखातिब भी नहीं हो पाई थी। तभी वे लगभग बिफरते हुए बोले थे, हमारे पारिवारिक संस्कार को तो तुम कायदे से जानती और समझती हो। जी पापा, नव्या ने सहमते हुए कहा। तो हमारी उस सामाजिक मर्यादा को तुम किस तरह समाप्त कर रही हो, सोचा है तुमने? पापा आप गलत फहमी में हैं। क्या गलत फहमी में हूँ? पिताजी रोश में बोले थे। मैं सब बताती हूँ पापा, आप कमरे में तो आइए। उसे स्वयं को संभालने में कुछ वक्त अवश्य लगा था, लेकिन अब तक बहुत हद तक उसने खुद को संभाल लिया था। उसे लगा कि कोई घूर रहा है उसे। दरवाज़ा का ताला खोलते हुए उसने देखा कि मकान मालकिन आंटी उसे घूर रही थी। कमरे में आते ही पिताजी फिर बोले थे, हमारे परिवार की सामाजिक मर्यादा खतरे में है नव्या, मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने। नव्या जब यहाँ घर से बहुत दूर अपने करियर को संवारने के प्रयास में थी, तब वहाँ घर में बैठे उसके परिवार के लोगों में उसके भावी जीवन को लेकर बैठ के चल रही थी। घर में सुंदर युवा कुंवारी बेटी का पिता नींद भर सो नहीं पाता। प्राचार्य सर का फ़ोन मिलते ही पिताजी तुरंत भागे हुए आए थे। नव्या खुद को संयत करते हुए बोली, सोहन अच्छा लड़का है पापा, मैंने दीदी को फ़ोन पर बताया था और उसके बारे में, और यह भी कहा था कि वह आपको सारी बातें बता भी दे। पिताजी ने देखा कि नव्या पारिवारिक मिथ को तोड़ने की तरफ बढ़ चुकी है। वह अक्सर कभी कभी अपनी बुआ लोगों से भी नारी स्वतंत्रता के मुद्दे पर बहस करती और उन्हें शालीनता से कोसती भी कि वह इस तरह बंद कर कैसे जी गई अपना जीवन। बुआ लोग भले ही समझाती कि जिसे वह बंधन समझ रही है वह हमारे परिवार का संस्कार है। छोटे बड़े के बीच वह मजबूत आधार रेखा जिस पे चलकर वे लोग हमेशा ही प्रसन्न रही हैं। जब वह बहुत छोटी थी तो बिल्कुल बिना किसी शरारत के अकेले भी खेला करती। जो लड़कियां बहुत सीधी होती गाय कही जाती हैं, पर आज उनका भ्रम टूटता सा लगा। फिर भी पिताजी ने एक बार और समझाने का प्रयास किया, तुम यह बहुत ठीक से जानती हो कि हम उनकी हैसियत के नहीं हैं। उनका रहन सहन हमारे स्तर से बहुत ऊपर का है। कहाँ उनका कृष्ण जैसा राजसी ठाट और ऊंची राजनीतिक पकड़, कहाँ मेरा सुदामा वाला परिवार। तुम उस परिवार में सामंजस्य कैसे कर पाओगी? मैं समझती हूँ पापा, मैंने अब तक उनके परिवार को बहुत करीब से देखा और समझ लिया है। मैं आश्वस्त हूँ, उसके परिवार वाले तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। हाँ पापा, उसके परिवार को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। उसने बात कर रखी है अपने घर में, बस उसके सिविल परीक्षा के परिणाम के बाद उसके पापा स्वयं मिलेंगे आपसे।
नव्या ने पिताजी को आश्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम गर्मी की छुट्टियों में घर भी नहीं आई और कॉलेज टूर के बहाने शिमला नैनीताल घूमती रही। मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ पापा, नव्या बोली। तो पर टूर का मादक एहसास उसे याद हो आया जब सोहन ने अचानक से उसे स्त्री होने का बोध कराया था। सोहन ने कहा था, नव्या क्या हम अपनी मित्रता को परिवार बनाने तक नहीं ले चल सकते? मैं समझी नहीं। इतनी बुद्धू तो नहीं थी तुम, नव्या मुस्कुराते हुए बोली थी। बुद्धू नहीं हूँ, इसीलिए तो स्पष्ट करना चाहती हूँ। खैर छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हें शरद का उपन्यास पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? श्रीमन पढ़ना सीख जाओगे, नव्या इठलाते हुए बोली थी। मतलब यह कि मैं बुद्धू हूँ या ना हूँ, पर तुम बुद्धू अवश्य हो। टूर के मित्रों के साथ छोड़कर एक सुंदर जवान लड़की यहाँ अकेले तुम्हें गीता पाठ कराने तो आई नहीं है। सोहन ने तुरंत उसके माथे पर एक पवित्र चुंबन अंकित करके यह एहसास कराया था कि वह बुद्धू नहीं है, केवल उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा था। नव्या चीखू थी। प्यार से धक्का देकर उसने कुन्नीम विरोध किया था। क्या सोहन, क्या है ये? लड़की से स्त्री होने की प्रक्रिया का पहला चरण। सोहन ने अपना ज्ञान बघारा था। धत, नव्या ने कहा था, पर साथ में सोच रही थी। हिंदुस्तानी लड़की की शायद यही विवशता है। वह चाहती तो है, पर पहल नहीं कर सकती। पिताजी उसे कहीं खोया हुआ देखकर थोड़ा तेज बोले थे। मैं उस गंगा को गंगा ही रखना चाहता हूँ। पिता की आवाज़ से वह वर्तमान में आ गई थी। पिताजी बोल रहे थे, सामान पैक करो, अभी घर चलते हैं। किस लिए घर चलूं? दीवारों से सर फोड़ने के लिए? कमरे में बंद किए जाने के लिए? नव्या अब गाय नहीं थी, सख्त हो उठी। स्थिति नाजुक देख पिताजी मासूमियत से बोले, कुछ मुलायम होते हुए बोले, घर की मान मर्यादा के प्रति तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है बेटा। तुमसे छोटे भाई बहनों के विवाह होने हैं अभी। घर कलंकित हो जाने से कौन विवाह करेगा? कलंकित? शोभ में भरकर नव्या पिता से पूछ बैठी, अपने जीवन का स्वर्ण निर्णय लेना कलंकित होना कैसे हो गया पापा? तुम पुरानी सामाजिक मान्यताओं को क्यों नहीं समझ रही हो? इन मान्यताओं का हमारे जीवन में खासा दखल है बेटा। उनसे बाहर जाने का मतलब अपने समाज से विद्रोह करना जैसा होगा। पापा, किसी ना किसी को तो एक क्रांति लानी ही होगी। शायद मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रही हो मेरी पीड़ा? मैं कॉलेज नहीं छोड़ूंगी और अभी विवाह भी नहीं करूंगी। कॉलेज या सोहन को छोड़ने के अतिरिक्त आप अन्य कोई आदेश देकर देख लें। खरी उतरूंगी। गहरी खाई में छलांग लगाने को कहेंगे तो लगा दूंगी, कहकर नव्या रो पड़ी थी। ऐसा क्या हो रहा है नव्या? पिता कराहे थे। क्योंकि हम सब लोगों की अपनी ज़िंदगी है पापा। हमें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। भला कोई दूसरा की ज़िंदगी कैसे जी सकता है? तो क्या मैं यह समझूं कि तुम्हारा अंतिम फैसला है? जी। ठीक है, आज से तुम्हारा खर्चा आना बंद हो जाएगा। पिताजी आंखों में आंसू भरकर आहत मन से बोल रहे थे। मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए पापा मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। नव्या बड़ी ढिठाई से बोली थी। ठीक है। पिता उठ खड़े हुए थे, असामान्य रूप से शांत। यहाँ की जगमगाहट से तो जो तुम चौंधियाई हो ना, जो तुमने चुना है, वह तुम्हें पतन की तरफ ले जाएगा। आज से तुम्हारा उस घर से कोई संबंध नहीं रहेगा जहाँ तुम्हारे अन्य भाई बहन रह रहे हैं, जहाँ एक माँ अपनी लाडली के लिए रोज नए नए चेहरे के गुड्डे तलाश रही है। काश तुम पैदा ही ना होती उस घर में। आंखों से आंसू पोंछते पिता जा चुके थे। मकान मालकिन आंटी ने भी नव्या की अटैची बाहर रखते हुए कहा था, तुम्हारी जैसी लड़की तो मेरे बच्चों को भी खत बर्बाद कर देगी। कहीं और कमरा तलाश कर लो। नव्या ने फ़ोन पर सोहन को सब कुछ बता दिया था। फ़ोन पर सोहन की बात का जवाब देते हुए नव्या बोली थी, अपना अस्तित्व बचाना मेरी अपनी जिम्मेदारी है सोहन, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हालांकि मैं स्वयं ही ऐसा कर सकती हूँ,
पर तुम्हारे सहयोग के बिना मुझे कुछ कठिनाई अवश्य होगी। तुम चौक पुस्तकालय आओ। आ रही हूँ मैं। अटैची में कुछ अधिक नहीं था, पर वह भारी लग रही थी। मन का भारीपन अटैची में उतर आया था। मन को स्थिर करने का तमाम प्रयास किया, पर जैसे कोई बहुत अपना आज हतोआत्मा हुआ हो और फिर कभी मुलाकात ना होगी। बचपन के वे तमाम दिन जलने बुझने लगे जो उसके साथ भाई बहनों मम्मी पापा के साथ खेलते कूदते बीते थे। गली कूचे याद आने लगे थे। उनके साथ की उछल कूद हंसी मस्खरी अब नहीं मिलेगी। पारिवारिक जीवन की जड़ें कट गई थी। उसे अब अपने स्तर के जीवन की नई कोपल खिलानी थी। यही सोच बढ़ रही थी। वह कब चौक पुस्तकालय आ गई उसे पता ही नहीं चला। देखा सोहन खड़े थे। नव्या को उदास देखकर उसने बाहें फैला दी। उसका मुंह सोहन के सीने में छिप गया। सोहन की शर्ट भीगने लगी थी और उनकी उंगलियां नव्या के बालों में उलझ गई। अचानक से पिता फिर याद आए थे। कहीं पढ़ा था उसने, सुरक्षा और प्रेम दोनों मामले में पुरुष का दखल एक औरत के जीवन में बहुत अधिक होता है। नव्या ने सोचा था, इस मिथक को वो कैसे तोड़ पाएगी भला। कुछ चीज़ें जीवन में बहुत सच और आवश्यक होती हैं। आप लाख विरोध करो लेकिन उसे झुठला नहीं पाओगे। वह कितनी बार पिता के सीने से चिपकी थी। स्नेह और कवच का यही भाव तब भी तो आता था। एक लड़की के जीवन में पुरुष का महत्व अनायास नहीं होता, चाहे वह पिता हो या प्रेमी। चलो चलते हैं, सोहन बोले थे। कहाँ? एक लंबी ड्राइव पर, जिससे तुम फिर से मुस्कुरा सको। नव्या बिना किसी प्रतिवाद के आगे ही बगल में बैठ गई थी। सोहन, बोलो। परिवार की प्राचीन मान्यताएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में इतना दखल क्यों रखती हैं? अपनी रूढ़ी से क्या वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं? ना। सोहन बहुत हल्के अंदाज में बोल गए थे। नव्या चौंकी थी। उसे इस उत्तर की आशा नहीं थी। नव्या को अचंभित देखकर सोहन बोले, अपनी जड़ से अलग होकर कोई वृक्ष हरा भरा रह पाया है आज तक? माँ बाप हमारी जड़ें ही तो हैं। तुम स्वयं महसूस करो, जब पापा को रुलाकर भेजा है तुमने, तब से तुम कितना उद्गीन हो। नव्या सांस भर कर रह गई। बातों में ऐसी खोई कि कब 5 घंटे बीत गए और वह अपने शहर की सीमा में पहुंच गई, पता ही नहीं चला। पिताजी दरवाजे पर ही थे। नव्या ने देखा तो चौंक गई। कहाँ ले आए हो? तुम्हारी जड़ से तुम्हें फिर से जोड़ने। मुझे हरी भरी नव्या चाहिए, सूखी नहीं, सोहन बोला था। गाड़ी से उतरते देख पिता करीब आ गए थे। बोले, अब क्या करने आए हो तुम लोग? नव्या ने देखा कि पिता के गालों पर आंसुओं के निशान सूखे हुए थे, पर मिटे नहीं। सोहन ने पैर छुए तो पिताजी 2 कदम पीछे हट गए। ब्राह्मण होके ठाकुर के पैर छूते हो, अब नरक भी भेजना चाहते हो? अंकल, मेरे विचार से ब्राह्मण ठाकुर की बातें बीते ज़माने की बातें हैं। व्यक्ति का सम्मान उसकी योग्यता व पद से निर्धारित होना चाहिए। आप श्रेष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं। पुत्र सदैव पिता के पैर ही छूता है अंकल जी, सोहन बोला था। तब तक नव्या की माँ भी आ गई थी। पति को समझाते हैं बोली, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आखिर बच्चे घर तो आ गए ना, चलो बैठ कर बात कर लेते हैं। मेरे विचार से किसी भी समस्या का हल आपसी बातचीत से ही संभव होता है। इस तरह चुप रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। संवादहीनता भ्रम ही पैदा करती है, निराकरण नहीं। माँ के हस्तक्षेप से पिताजी थोड़ा नरम पड़े और दोनों बैठक में आ गए। परिवार के सभी सदस्य आकर बैठ गए थे। वह कक्ष परिवार की आम सभा जैसा बन गया था। चाचा जी बोले, पिताजी क्या करते हैं आपके? हद है भैया, यह कैसा प्रश्न हुआ आपका? आप करते क्या हो, यह सवाल पहले पूछना चाहिए था। प्रत्येक कन्या पक्षी पहली जांच पड़ताल होने वाले दामाद के विषय में होनी चाहिए।
लड़के का बाप चाहे जितना योग्य हो, हमारी प्राथमिकता में उनका स्थान लड़के के बाद ही आना चाहिए। आप लोगों की प्राथमिकताएं अजीब हैं। उच्च शिक्षित बुआ जी ने अपने महानगरीय जीवन शैली का बेहतरीन प्रयोग करते हुए भाई को टोका था। जी, मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, सोहन बुआ जी थी मुखातिब होते हुए बोले थे। और पिताजी के विषय में बता दीजिए, छोटे प्रश्न का उत्तर भी आ जाए। बुआ जी छोटे भाई की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। पापा राजनीति में हैं, वे शुरू से वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और माँ जी? माँ हाउसवाइफ हैं, सोहन मुस्कुराते हुए बोले थे। बेटा, इस रिश्ते को लेकर आपके परिवार वालों की क्या राय है? पहली बार नव्या की माँ ने कोई प्रश्न पूछा था। नव्या और सोहन की गाड़ी से उतरने के बाद माता जी ने जिस तरह पिताजी को संभाला था, उससे सोहन काफ़ी प्रभावित था। उन्होंने जब ध्यान से माँ जी की तरफ देखा, नव्या इनकी प्रतिमूर्ति ही तो है, समय की छुअन से बहुत दूर, एक ऐसा सौंदर्य जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं था। बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग में लाए हुए भी वे घने काले बालों की विशाल केश राशि को समेटे हुए लंबी लहराती हुई चोटियों में दूधिया त्वचा पर नारंगी रंग की हल्की साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज में सौंदर्य की देवी लग रही थी। नव्या इस उम्र में पहुंचकर ऐसी ही दिखेगी, सोचा था सोहन ने। बेटा, भाभी कुछ पूछ रही हैं, बुआ जी को सोहन की मोहवश दृष्टि देख मुस्कुराते हुए बोली थी। सोहन झेप से गया, जल्दी से बोला, इस रिश्ते को लेकर मेरे परिवार में सबने अपनी सहमति दे रखी है, बस उन्हें आप सबकी सहमति की प्रतीक्षा है। सोहन माँ जी का पाँव छूते हुए बोले थे। परिवार के सभी सदस्यों ने अपने अपने स्तर से सोहन का इंटरव्यू लिया था। करीब 1 घंटे के साक्षात्कार के बाद दादी बोली थी, बेटा, हमारे ज़माने में तो जाति से बाहर विवाह वर्जित था और मैं तो उसी पीढ़ी से हूँ। यहाँ सब ठीक है, फिर भी आप ब्राह्मण हैं और हम ठाकुर। मैं समझती हूँ तुम्हारे दादा दादी भी मेरे समय के ही होंगे। बुआ जी, जिनका घर में अच्छा खासा दखल था, बोल पड़ी, अम्मा, मुझे लगता है समय के साथ हमें स्वयं को बदलता रहना चाहिए। विश्व प्रतिज्ञा से बंधे रह गए तो केवल महावीर बन पाए, जबकि कृष्ण स्वयं को समय के साथ बदलते रहे तो अवतारी बन गए। तू कहना क्या चाहती है लड़की? यही कि लड़का उच्च शिक्षित होते हुए भी अपनी जड़ें नहीं भूला है, हमसे मिलने आया है, हमारी नव्या को बहकने से बचाकर उसे पुनः हमसे मिलाने आया है। बुआ के चुप होते ही सबकी निगाहें दादी की तरफ थी। दादी संख्या शून्य हो नव्या को निहारती रही, फिर उसे अपनी गोदी में खींचते हुए मुस्कुराई। सोहन से बोली, नव्या को उसकी जड़ तक तो ले आए, अपनी जड़ से कब मिलवा रहे हो? नव्या दादी की उद्घोषणा से आह्लादित होकर लिपट गई। जड़ों की नमी के एहसास ने आर्द्र कर दिया था उसे। बेहद खूबसूरत कहानी जो संदेश देती है, हमें आधुनिक होना चाहिए पर अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी को ये समझना बहुत ज़रूरी है। विचारों में आधुनिकता होना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।